हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर यूपीएससी एग्ज़ाम। जैसा कि हम डेली न्यूज़पेपर की एनालिसिस करते हैं और जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज़ होती हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये मैं डेली कराता हूँ, डेली वीडियोस अपलोड करता हूँ। कल मैंने वीडियो अपलोड नहीं की थी मेरे एग्ज़ाम्स की वजह से, तो कल वाली जो न्यूज़ है उसको मैंने आज के वीडियो में ऐड कर दिया है। और उसमें मैंने एक वीडियो में एक न्यूज़ मैंने ऐड नहीं की है क्योंकि वो एक सेपरेट वीडियो को डिमांड करता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं 1.5 डिग्री सेल्सियस वाला मामला है, राइट। कि जो हमारा एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, कम होना चाहिए उससे, जिससे कि जो ओशनिक कंट्रीज़ हैं उनको नुकसान ना पहुंचे। तो ये मैंने स्किप किया है और कोशिश करूंगा कि इसको मैं डिटेल एनालिसिस लूँ एक वीडियो, सेपरेट वीडियो में। खैर, ये वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि बताता हूँ मैं यूपीएससी के लिए, प्री या मेंस की। खैर, प्री की तो बात ऐसे में, प्री का एग्ज़ाम देखने के बाद ऐसा तो नहीं लग रहा है, बट एनीवेज वी हैव टू डू आवर बेस्ट, राइट। एनडीए के लिए यूज़फुल होता है, सीडीएस के लिए यूज़फुल होता है, और साथ ही साथ सीएपीएफ के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो पेपर 1 पेपर 2 में एसे वाला पोर्शन होता है, इसमें ये डिमांड करता है जो एक व्यू, क्रिटिकल व्यू इमेज प्रेजेंट करना होता है हमारा किसी टॉपिक पर को लेके। एनीवेज, मेरा नाम है लोकेश चौधरी। आज है 30 तारीख और आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि आज और कल की खबर क्या थी। बहरहाल, उससे पहले मैं दो न्यूज़ बता देता हूँ जो मैंने इसमें कवर नहीं की हैं। पहली न्यूज़ ये है कि हमारा कल उद्घाटन हुआ है, मोदी जी ने कर दिया था परसों 28 तारीख को, तो जो कल के पेपर में आना था। तो पार्लियामेंट में जो भी ऐड हुए हैं, फैसिलिटीज़ ऐड हुई हैं, उनका मैंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है पिछली वीडियो में, 28 तारीख की वीडियो में। पर उस पर भी एक सेपरेट वीडियो डिमांड करता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे वहाँ पे फीचर्स लगाए गए हैं। यानी कि अगर अभी एक देख सकते, पेंडुलम लगाया गया है, राइट, सेंगोल लगाया गया है। तो इसके बारे में हम दूसरी वीडियो में चर्चा करेंगे। और एक और खबर है जो आज के पेपर में होनी चाहिए थी पर है नहीं एक्चुअली, क्योंकि वो 1 बजे हुआ, सीएसके का मैच, सीएसके और जीटी का मैच, राइट, जिसमें सीएसके जीत गया है। और इसमें जो ऑरेंज कैप मिला है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं, वो बनाया है शुभमन गिल ने, 854 रन 17 मैचों में। उसके बाद मोहम्मद शमी जो सबसे ज़्यादा विकेट लिए, ये दोनों लोग जीटी के हैं, गुजरात टाइटंस के हैं। और ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। कैपेसिटी है 1,10,000 अराउंड, राइट। एनीवेज, तो ये कल की न्यूज़ है, कल के न्यूज़पेपर में थी। बैक टू द पॉइंट। तो एर्डोगन, तुर्की के काफ़ी ये कंट्रोवर्शियल इमेज रही है इनकी, तुर्की की। और फिर से ये प्रेसिडेंट चुने गए हैं, फिर से ये प्रेसिडेंट चुन लिए गए हैं, और इनको बहुत बहुत बधाई। बट इनको जो वोट परसेंटेज मिला था वो करीब 52% था, 52%। और इनके जो अपोजिशन में खड़े थे, इनके अपोजिशन में केमाल किलिंगचुकू, जो भी है व्हाटएवर, ये थे, इनको वोट मिले हैं 48%। ये वही एर्डोगन है जो कि इस्तांबुल के जो मेयर थे, राइट, इस्तांबुल के जो मेयर थे, उनकी डेथ हुई थी। तो उसमें इनका नाम आया था कि इन्होंने कराया है, क्योंकि वो जो मेयर थे वो अपोजिशन के तौर पे वो कैंडिडेट होने वाले थे प्रेसिडेंट के, और जो कि काफ़ी अच्छे फॉर्म में थे। तो शायद ये कहा जाता है, इन पे एर्डोगन पे आरोप लगाया जा रहा था कि एर्डोगन ने उनको मरवा दिया इसलिए ताकि वो मेरे विरोध में खड़े न हो पाए, राइट। उसके बाद टर्की की हालत ऐसी हो गई है कि काफ़ी, एक टर्की के बारे में कहा जाता है सिक चाइल्ड ऑफ यूरोप, क्योंकि टर्की ऐसा देश है जो यूरोप और एशिया दोनों में पड़ता है। और जो यूरोप वाला पार्ट है इसका, वेस्टर्न पार्ट जो है वो यूरोप वाला, वो काफ़ी डेवलप्ड है। और क्योंकि ये मुस्लिम कंट्रीज है, इस्लामिक कंट्री है, तो इसमें जो वेस्ट वाला पार्ट है वो डेवलप्ड है, ईस्ट वाला नहीं है, वो कंपैरेटिवली लो है, डेवलपमेंट लो है। और अभी के अभी अर्थक्वेक आई थी, जैसा कि हम जानते हैं, अर्थक्वेक काफ़ी भयंकर आई थी और काफ़ी ज़्यादा इनमें नुकसान हो गया था। हमारी तरफ से इंडियन आर्मी भी गई थी यहाँ पे, इंडियन एनडीआरएफ की टीम भी गई थी, एनडीआरएफ की टीम गई थी यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए। फूड्स हमने भेजे, मेडिसिन भेजी हमने, वॉट एवर जो बेसिक नीड्स होती हैं वो हमने तुर्की को और
सीरिया को भेजी थी, बट हम सीरिया में नहीं गए थे क्योंकि सीरिया में भी आया था, राइट। एनीवेज, तो इनके सामने एक और मुद्दा यह है कि जो टर्की अभी अर्थक्वेक के बाद नुकसान जिसको पहुंचा है उसको डेवलप करना, उसको बैक टू ट्रैक ले आना, और जो अभी नाटो का अलायंस जो चल रहा है, नाटो का अलायंस जो चल रहा है यूरोप को लेके, कि हम जो भी यूरोप के हैं सारे वो लोग इसको ज्वाइन कर लें, नाटो को ज्वाइन कर लें, और ऑन द वे रसिया का और यूक्रेन का युद्ध भी चल रहा है। तो इनके सामने ये चुनौतियां रहेंगी कि आने वाले दिनों में ये कैसे संभालते हैं अपने कंट्री को, डिप्लोमेटिक तरीके से संभालते हैं या फिर कोई और तकनीक, किसी की हेल्प लेते हैं या किसी अलायंस को ज्वाइन करते हैं ताकि वो अपनी कंडीशन बेटर कर पाए। तो ये उनके सामने के चैलेंजेस रहने वाले हैं। खैर, चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर ये आज के न्यूज़पेपर की है। जैसा कि मैंने बताया था परसों की वीडियो में कि जो होम मिनिस्टर हमारे हैं वो मणिपुर में लैंड जाने वाले हैं, जिसको कि वहाँ के जो भी वॉयलेंस हुए हैं 3 मई को, काफ़ी ज़्यादा वॉयलेंस हुआ है, राइट्स हुए हैं, तो उनकी समीक्षा बैठक करेंगे, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या करने वाले हैं। तो होम मिनिस्टर साहब चले गए हैं कल। इससे पहले पहुंचे थे हमारे अनिल चौहान जी, आर्मी चीफ, राइट, आर्मी चीफ भी गए थे हमारे। इनके साथ साथ होम मिनिस्टर के जो चीफ सेक्रेटरी हैं अजय कुमार भल्ला जी, वो भी साथ में गए हैं। अजय कुमार भल्ला, ये एक एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन कि हु इज द होम सेक्रेटरी ऑफ होम मिनिस्ट्री, राइट, तो अजय कुमार भल्ला, राइट, ये याद रखने वाली बात है क्योंकि सेक्रेटरी कभी ना कभी पूछ लेते हैं, और ये पूछा गया था एफकेट के एग्जाम में, राइट, एग्जाम भी बता देता हूँ, और ये मैंने एग्जाम दिया था। एनीवेज, तो वो जाने वाले हैं और वो बात करेंगे मिताई और कुकी ट्राइब से, जो कि वहाँ की जो मेन लीडिंग, जो फ्रंट पे खेल रहे हैं, मतलब लड़ रही हैं, अपने फाइट कर रही हैं, मिताई और कुकी ट्राइब्स, राइट, मिकाई एंड मिटाई, सॉरी, एंड कुकी ट्राइब्स, ये दोनों ऐसी ट्राइब्स है जो, और नागाज भी हैं, राइट, नागाज भी हैं। तो ये दोनों तीनों ट्राइब्स से ये मिलने वाले हैं, और जो इनके रिप्रेजेंटेटिव है वो मिलने वाले हैं। इन दोनों ने कहा है कि हम होम मिनिस्टर का स्वागत करते हैं अपने यहाँ, राइट। एनीवेज, तो ये बातें रही हैं, और हमें अच्छी तरीके से मालूम है कि जो हमारी सिचुएशन है, जो हमारी सिक्योरिटी है, इंटरनल सिक्योरिटी है, उस पर खासी नज़र रहती है सबकी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अपने घर को सही करना चाहिए जब हम कहीं दूसरे अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, वो चाहे इंटरनेशनल लेवल पे हो या फिर अपनी नेशनल इमेज को बरकरार रखने की बात होती है, राइट। तो होम मिनिस्टर साहब आशा करते हैं कि सब कुछ सही कर दे, बट ये जो एरिया था इम्फाल के साउथ में जहाँ पे ये वायलेंस हुआ है बहुत ज़्यादा, उन एरियाज़ को ये विजिट भी करने वाले हैं, कुछ एरियाज़ को ये विजिट भी करने वाले हैं। फिर आगे आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि क्या वहाँ पे जो नॉर्मलेसी है वो आ पाती है, बैक टू ट्रैक आ पाती है कि नहीं आ पाती है। फिलहाल अभी इंटरनेट कई एरियाज़ में सस्पेंडेड है, राइट, कई एरियाज़ में सस्पेंडेड है। और खुशी की बात यह है, अच्छी खबर यह है कि पिछले 24 घंटे में कोई भी वायलेंस के केसेस नहीं देखने को मिले हैं। और तो और जो भी वहाँ पे कुछ हम मिलिट्री ने, आर्मी ने और आसाम राइफल ने वहाँ पे कई सारी रेड डाली हैं, रेड में कई सारे हथियार को सीज किया है, बहुत सारे हथियार हैं, राइट। तो और कई भी फ्रंटों ने क्या किया है कि सरेंडर भी कर दिया है कि हम नहीं करेंगे, राइट। तो ये है अभी बहरहाल मणिपुर की स्थिति काफ़ी भयानक है। अभी हमें कुछ वीडियोस फोटोज़ नहीं आ पा रहे हैं, बस हम न्यूज़ के ज़रिए जो देख पा रहे हैं वो देख पा रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट के ज़रिए हम, इंटरनेट तो सस्पेंडेड है वहाँ पे, राइट। खैर, ये रही आज की पहली खबर जो हमारे इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। एनीवे, चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर, इस पे मैं, इनफैक्ट ये बहुत ही बड़ी खबर है और शायद ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट खबर है, और यही एक सिर्फ ऐसी खबर है जिस पे मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ बहुत लंबे टाइम तक। बहुत इसमें कई सारे डेटा वगैरह भी आए हैं, डेटा नहीं आए हैं, बट जो दिए गए हैं, टेक्स्ट दिए गए हैं, बताए गए हैं, जो भी थियरी दी गई है वो काफ़ी हद तक बहुत ही सही दी गई है। तो टॉपिक ये है कि द
लैक ऑफ टीचर्स इन हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में क्या है कि टीचरों की बहुत कमी है। जो रेशियो है स्टूडेंट्स का और टीचर्स का वो काफ़ी कम है और बहुत ज़्यादा कम है। तो इसके रीजंस दिए गए हैं। बेसिकली इस आर्टिकल में सिर्फ रीजन दिया गया है कि कौन कौन से रीजन की वजह से, कि कौन से रीजन कारण है जिसकी वजह से टीचर्स की कमी है, राइट। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की साइट पे, राइट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की साइट पे अगर हम जाके देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हर टाइम, हर साल एक सर्वे करता है जिससे ये पता लगाता है कि स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में और हायर कॉलेज, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में क्या क्या पोजीशन है अभी टीचर्स की और स्टूडेंट्स की, कितने रेशियो हैं। तो वो डेटा कहाँ से उठाता है? वो डेटा उठाता है ऑफिशियल साइट से। वो डेटा कहाँ से उठाता है? ऑफिशियल साइट के। किसके ऑफिशियल साइट से? वो जिस यूनिवर्सिटी से लेना चाहते हैं डेटा, वो डायरेक्टली नहीं मांगते हैं, वो जाके सर्वे नहीं करते हैं कि आप हाँ नोट कॉपी और पेन ले लिया, हाँ सर बताइए आपके यहाँ कितने स्टूडेंट हैं, अच्छा कितने टीचर्स हैं, अच्छा तो प्रोपोर्शन मैंने ये निकाला। ऐसे नहीं होता है। वहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वो डायरेक्टली ऑफिशियल साइट पे जाती है और वहाँ से देखती है कि हाँ इनके यहाँ कितने स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं और उनकी फैकल्टी मेंबर्स को देखती है कि हाँ यहाँ पे कितने फैकल्टी हैं, उस हिसाब से वो रेशियो बना देती हैं। फिर भी रेशियो बनाने के बाद भी वो रेशियो जो प्रोपोर्शन है वो कम आ रहा है, ठीक। इसका कारण ये है कि और ऑफिशियल साइट में कोई यूनिवर्सिटी ये नहीं चाहती है, कोई यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन ये नहीं चाहता है कि हम अपना जो डेटा है, हम अपनी जो वैलिडिटी है उसको खराब करें, अपनी इमेज को हम खराब करें। खास करके जब बात होती है नेशनल लेवल पे तो वो क्या करते हैं कि डेटा ऐसे ही भर देते हैं, मीन्स भरते हैं, हाँ जो डेटा हुआ भर दिए, बट उसमें क्या होता है कि वो चीट कहीं ना कहीं कर देते हैं, राइट। अपनी इमेज को बचाने के लिए वो कहीं ना कहीं चीट कर देते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को ये पता नहीं चल पाता है, राइट। ये एक खामियां हो गई कि हमें डेटा ही नहीं है, लैक ऑफ रिलायबल डेटा ऑन करंट फैकल्टी रिसोर्सेज। ये आर्टिकल में ये यहाँ लिखा है, फर्स्ट पैरा में इसमें लिखा है कि जो डेटा है वो हमें रिलायबल सोर्स नहीं है कोई लेने का। हम कहाँ से डेटा उठाएं? हम जाके तो नहीं ले सकते ना कि हम फिजिकली जा रहे हैं हर एक यूनिवर्सिटी में जाके चेक कर रहे हैं, राइट। तो ये बात है। और दूसरा ये है कि पार्शियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैकल्टी शॉर्टेज, राइट। किसी को ये पता ही नहीं है कि हमें कितने स्टूडेंट्स पे कितने टीचर्स रखना चाहिए, किसी को नॉलेज ही नहीं है, नो वन बॉदर्स अबाउट इट, राइट। तो ये कारण है और ये एक तरह से बेसिक चीज हो गई जो जिसमें ये कहा जा सकता है कि टीचर्स की कमी है। खैर इसमें सिर्फ 6 डेटा बताए गए हैं, 6 रीजंस बताए गए हैं। वो रीजंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं आप ऐसे लिख रहे हैं या फिर अगर किसी भी एग्जाम्स में आप बैठ के ऐसे लिख रहे हैं या फिर आप कॉलेज में हैं तो अपना कोई पेपर लिख रहे हैं, राइट, तो उसमें ये एजुकेशन वाला जो पॉइंट है ये आप ऐड कर सकते हैं, रीजंस को ऐड कर सकते हैं और ये काफ़ी अच्छी तरीके से दिया गया है, राइट। खैर आगे वाली स्लाइड में हम देखते हैं कि क्या है। पहला, द नंबर ऑफ फैकल्टी मेंबर्स वेरीज अक्रॉस डिसिप्लिन, इंस्टीट्यूशन एंड लोकेशन। ठीक है, जैसे मैं यूपी में रहता हूँ, राइट, यूपी में रहता हूँ तो यूपी की डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, राइट, काफ़ी ज़्यादा है। और यूपी में सबसे ज़्यादा अगर कोई पढ़ाई जो कोर्सेज की अगर मैं बात करूँ, फॉर एग्जांपल की बात करूँ तो वो बैचलर ऑफ आर्ट्स है, बीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स है, ठीक है। उसके बाद एक और हम कोर्स लेते हैं बीएससी, ठीक है, बीएससी ले लिया हमने। उसके बाद हम इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं। दो नॉर्मल कोर्स हैं, दो बहुत ही वाइडली नोन कोर्सेज हैं ऑल ओवर द यूपी। तो इस कोर्स की अगर हम बात करें तो ये डिसिप्लिन अलग है और ये डिसिप्लिन अलग है। इसमें प्रैक्टिकल के चांसेस बहुत कम है। अगर आप 3 सब्जेक्ट्स लेते हैं फर्स्ट ईयर में, 3 सब्जेक्ट्स लेते हैं तो जिसमें से सिर्फ एक सब्जेक्ट में क्या 2 सब्जेक्ट्स में आपको क्या मिलेगा? 2 सब्जेक्ट्स में आपको प्रैक्टिकल मिलेगा, राइट। उसके बाद अगर हम बीएससी की बात करें तो अगर आप 3 सब्जेक्ट लेते हैं तो खैर तीनों में भी प्रैक्टिकल हो सकते हैं। और जो इनके प्रैक्टिकल्स हैं, इनके जो प्रैक्टिकल्स होते हैं ये
एकदम से क्या होते हैं कि सामने किए जाते हैं। अब ऐसा नहीं कि केमिस्ट्री का कोई प्रैक्टिकल है तो हम कहीं जाके पढ़ लिया कि हाँ ये ऐसे ऐसे होता है, ठीक है, तुम इन्विजिलेटर रहेगा, उसको दिखाना है, बट इसमें ऐसा नहीं होता है। हाँ क्या होता है, चलो भाई ठीक है, प्रैक्टिकल लिख के लेके आ जाना, दैट्स इट। ये मैं यूनिवर्सिटीज की बात कर रहा हूँ, नॉट कॉलेजेस में तो कहीं भी है। तो डिसिप्लिन ये अलग है, तो इसमें जो रेशियो होगा वो अलग डिमांड करेगा, इसकी जो रेशियो होगी वो अलग डिमांड करेगा, राइट। इंस्टीट्यूशन पे भी डिपेंड करता है, इंस्टीट्यूशन पे भी डिपेंड करता है, और लोकेशन पे भी डिपेंड करता है, मैंने बताया लोकेशन पे भी डिपेंड करता है, और जो लो डेंसिटी वाले एरियाज हैं उन पे भी डिपेंड करेगा, उनके यहाँ का रेशियो अलग होगा। तो एक यूनिफॉर्म, अगर हम कह सके ऑल ओवर द इंडिया एक यूनिफॉर्म प्रोपोर्शन हम नहीं बना सकते हायर एजुकेशन को लेके, टीचर्स को लेके, तो उसके लिए क्या होगा कि उसको रीजन वाइज, डिसिप्लिन वाइज, इंस्टीट्यूशन वाइज, लोकेशन वाइज हमें क्या होगा, डिवाइड करना होगा। और ये एक तरह से एक बड़ा रीजन है कि हम कर नहीं पा रहे हैं, राइट। अब दूसरी बात, अगर हम दूसरा रीजन देखें तो द इनएबिलिटी टू हायर फैकल्टी डिस्पाइट ऑफ डेस्परेट नीड फॉर द कॉलेज और यूनिवर्सिटी, राइट। ये बहुत बड़ी बात है। जैसे गांव के कॉलेजेस में, मैं जहाँ से आता हूँ, जिस जिले से आता हूँ, वहाँ पे ऐसे ऐसे कॉलेजेस हैं कि आप एक बार फीस दे दीजिए, फिर आप जाके डिग्री ले लीजिए यूनिवर्सिटी से, जो मेन यूनिवर्सिटी है वहाँ की, ऐसा भी है। तो आप ये बताइए कि उनके यहाँ तो कोई नीड है नहीं, उनके यहाँ तो कोई नीड है नहीं टीचर्स की, तो फिर वो हायर करेंगे नहीं। बट जहाँ पे लड़के जाएंगे, जहाँ पे लड़के जाएंगे वहां पे भी क्या करेंगे, जो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है वो हायर नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि कह रही है कि पैसे है ही नहीं, कहाँ से हम लाएंगे, राइट। हम पैसे क्यों खर्च करना चाहेंगे, अब काम चल रहा है, चलने दो, चलने दो, क्या फर्क पड़ता है हमें, राइट। ये दूसरा रीजन हो गया। तीसरा रीजन ये है कि ड्यू टू द अनविलिंगनेस ऑफ इंस्टीट्यूशन टू हायर फैकल्टी मेंबर्स, ये वही है, सेम है कि ठीक है क्या हायर करें, कोई मतलब है नहीं, सेम है कोई, ठीक है, हम चाहते हैं नहीं चाहते हैं, ये क्या उनके ऊपर डिपेंड कर रहा है। और एक और जो चौथा रीज़न है वो काफ़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इनफैक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसको एनालाइज करके देखें, अगर हम इसका ब्रॉडर एक्सपेक्टिव देखें, पर्सपेक्टिव देखें, तो ये आप देख सकते हैं कि टू द रिजर्वेशन ऑफ members of other backward classes and scheduled caste and scheduled tribes group, अभी भी जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके यहाँ, तो उनके यहाँ जो टीचिंग प्रोफेशनल्स हैं उनको भी क्या दिया जाता है, रिजर्वेशन दिया जाता है उनके बेसिस पे कि वो किस कैटेगरी से आते हैं। तो अगर मान लीजिए कि जनरल कैटेगरी के फैकल्टी भर गई है, यानी कि जनरल कैटेगरी के प्रोफेसर्स हैं वहाँ पे, बट उनको कोई ऐसा काबिल इंसान नहीं मिला, एलिजिबल नहीं मिला, जो एसटी कम्युनिटी को बिलोंग करता हो, तो जो एसटी कम्युनिटी की जो सीट है वो तो खाली रह जाएगी, राइट, खाली रह जाएगी। तो यानी कि आप लो अवेलेबिलिटी में आप तो कंट्रीब्यूट कर ही रहे हैं एक तरीके से, और ये किसी एक इंस्टीट्यूशन की तो बात है नहीं, राइट। इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं, और बहुत सारे, अगर हम सरकारी की बात करें तो वो तो फॉलो करेंगे ही, उनके जो नॉर्म्स हैं वो फॉलो होगा ही, राइट। ये बात है। तो ये एक तरह से एक और मेजर कॉज है। तो अगर हम बात करें, अगर हम इसको अनदर सेंस में लें, तो अगर हम कहें कि हम SC STs को कैसे, या फिर अदर बैकवर्ड क्लासेस को हम कैसे अपलिफ्ट कर सकते हैं, यानी कि हम कैसे उनको बढ़ावा दे सकते हैं, उनको आगे आने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, तो हम कह रहे हैं कि सर रिजर्वेशन तो हम दे रहे हैं, रिजर्वेशन तो हम दे रहे हैं, बट उनको रिजर्वेशन दे के और उन्हें टीचिंग लाइन में भेजा जाए, जिससे कि जो प्रोपोर्शन है स्टूडेंट और टीचर्स का रेशियो है कंट्री वाइड, जो कंट्री साइड में है, वो क्या हो सके, मेंटेन हो सके। तो ये एक तरह से भी इनका क्या होगा, उत्थान होगा, वेलनेस होगा, राइट। एनीवेज, पांचवें रीजन की तरफ चलते हैं। पांचवा रीजन ये है कि अनविलिंगनेस अमॉन्ग फैकल्टी मेंबर्स टू वर्क एट अ सेलेक्ट इंस्टीट्यूशन ड्यू टू देयर अनफेवरेबल लोकेशन और एट वर्किंग इन लिविंग लोकेशन में प्रेजेंट।
ये बहुत इनफैक्ट ये इसी प्रोफेशन में नहीं है, बहुत सारे प्रोफेशंस में यही है कि सब कोई चाहता है कि मुझे आराम की जगह मिले जहाँ पे मैं काम कर सकूं, मैं उस लोकेशन पे काम कर सकूं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई सहारनपुर का है, सहारनपुर का है वेस्ट यूपी में, और वो चाहता है कि दिल्ली में मैं रहूं, राइट, और कोई दिल्ली का है, दिल्ली का जो टीचर था उसको पोस्टिंग मिल गई कि भाई आप जाइए, आप सहारनपुर के इस कॉलेज में पढ़ाइए, ठीक है। तो वो क्या करेंगे कि सर नहीं जाएंगे, दूर है थोड़ा सा, और फैमिली वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएगी, मेरे बच्चे वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहाँ पे अच्छे स्कूल्स नहीं हैं, मैं कैसे पढ़ाऊँगा। तो सर एक काम करिए, ये थोड़े पैसे रख लीजिए, इसी दिल्ली में कहीं पे हमारा एडमिशन पोस्टिंग करा दीजिए। ये एक बहुत ही कॉमन चीज़ हो गई है आज के दिन में कि सबको आराम चाहिए, राइट, सबको आराम चाहिए, और कोई ये नहीं चाहता कि मैं ऐसे इंस्टीट्यूशन में पढ़ाऊँ जहाँ मुझे सिर्फ आराम ना मिले, सबको आराम चाहिए, राइट। तो ये पांचवा रीज़न है कि जिसको जहाँ पोस्टिंग मिल रही है वो वहाँ पे छोड़ दे रहे हैं, राइट। अब दिल्ली का जो पोस्टिंग मिला है, मान लीजिए कि ये टीचर है किसका, हिस्ट्री का, बहुत अच्छा प्रोफेसर है, बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं ये, बट ये जाना नहीं चाहते हैं यहाँ पे। तो ये क्या कर रहे हैं, हिस्ट्री, ये प्रोफेसर की नौकरी छोड़ दी, हाँ सर हम छोड़ देंगे, और दिल्ली किसी प्राइवेट कोचिंग में जाके क्या पढ़ा रहे हैं, यूपीएससी के लिए हिस्ट्री का कोर्स चला रहे हैं, राइट। तो ये वैकेंसी तो खत्म होगी ना, एक जो सीट आपने आपके नाम पे थी वो तो अब ये वैकेंट हो गई, राइट, अब तो ये वैकेंट होगी। तो कहीं ना कहीं ये इफेक्ट डाला एजुकेशन पे, हायर एजुकेशन में। तो ये सब सीन हो रहा है। खैर, अगर लास्ट हम देखें तो क्या हो कि पॉलिसी मेकिंग भी कहीं ना कहीं हमें पीछे रोक रही है, पीछे की तरफ खींच रही है। इंडिकेट दैट शॉर्टेज इज नॉट अबाउट द नंबर्स अलोन, सिर्फ नंबर्स ही नहीं है, राइट, एंड दैट एनी अटेम्प्ट टू एड्रेसिंग इट विल रिक्वायर ए नुआंस्ड सेट ऑफ पॉलिसीज। अगर हम किसी सेट ऑफ वैल्यूज को प्रेजेंट करना चाहते हैं, किसी सेट ऑफ वैल्यू को हम सामने लाना चाहते हैं, और उसके लिए हमारे पास पॉलिसी नहीं है लेकिन हमें प्रॉब्लम दिख रही है, तो हमें कहीं ना कहीं पॉलिसी मेकिंग को फिर से सुधार में लाना चाहिए। और पॉलिसी मेकिंग हमें ऐसे बनानी चाहिए कि जो कि सबके लिए बराबर हो, सबके लिए बराबर हो, इन द सेंस कि सबके लिए बराबर का मतलब यह है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको टीचर मिल जाए, जो टीचर हैं उनको क्या हो कि अपने प्रोफेशन में थोड़ी सी ऐसा ना लगे कि उन्हें वो, हमारे प्रोफेसर्स ऐसे हैं, वैसे मैं ऑन रिकॉर्डिंग नाम नहीं लूँगा किसी का, बट कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ वो ऐसे फील कराते हैं कि हाँ आई एम द प्रोफेसर, जस्ट रिस्पेक्ट मी, राइट। और वो प्रोफेसर गिरी झाड़ते हैं, ऐसे कहीं डिपार्टमेंट में घूम रहे हैं, हाँ बोल देंगे क्या कर रहे हो, मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, ऐसे मैं यूनिवर्सिटी जाता नहीं हूँ, बहुत कम जाता हूँ। तो कहते हैं क्या पढ़ा रहे हैं, मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ सर, मैं टाइम टेबल से देख के बोलता हूँ, एक बार बोला था मैंने। तो सर कह रहा है पढ़ाता हूँ, बदतमीज कहीं के वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा सॉरी सर, सॉरी आते नहीं हो तुम एप्लीकेशन लिखो। तो मैंने कहा सर हेल्थ इशू है, तो कोई नहीं मेडिकल सर्टिफिकेट लो। मैंने कहा ठीक है ले लीजिए मेडिकल सर्टिफिकेट, आई हैव द मेडिकल सर्टिफिकेट। एनीवेज, तो आप ये समझ सकते हैं कि मैंने क्यों ये लिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए था, इसमें थ्योरी पोर्शन थे, इसमें डेटा वगैरह कुछ नहीं था। तो आप इसे इजिली प्रेजेंट कर सकते हैं, इनफैक्ट आप रिलेट भी कर सकते हैं किसी को किसी से। और ये आप अगर हायर एजुकेशन में पढ़ रहे हैं तो ये आपको ऑलरेडी नोन होगा, ये ऑलरेडी आपको पता होगा, ठीक है। खैर, चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और पहले बात डिस्क्लेमर में दे दे रहा हूँ, इसको मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, राइट, इट इज़ अ मेडिकल टर्म एंड आई ट्राइड हिस्टेरोक्टोमाइज, राइट, हिस्टेरोक्टोमाइज, राइट, एनीवेज। तो इसको प्रोनाउंस करने में गलती हो सकती है, कृपया आने वाले 2-3 मिनट के लिए, जितने टाइम तक मैं ये समझाऊं तब तक के लिए आप इसे परहेज कर सकते हैं। एनीवेज, तो इसका मतलब मैं पहले ये बता दूं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि क्या होता है कि स्त्री के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ऑर्गन होते हैं उसमें, उसके अंदर से फैलोपियन ट्यूब निकाल लिए जाते हैं जिससे कि उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल ना आए, मेंस्ट्रुएशन ना हो, ठीक। उसके बाद वो प्रेग्नेंट भी ना हो, राइट, प्रेग्नेंट भी ना हो।
इसको अगर हम कहें तो कह दिया जाता है, अगर आम भाषा में कहें तो नसबंदी करा दी गई है, राइट। ये गायनोकोलॉजिस्ट परफॉर्म करते हैं। तो इसका एक रीजन है कि इसका भी तो लॉ है कि आप कब कब ऐसा करा सकते हैं, कब कब आप ऐसा करा सकते हैं, इसका रीजन होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम नॉर्मल जनरल सेंस में बात करें तो ये लोग कब कराते हैं, जब किसी को एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, पेन होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि इनफैक्ट जो फीमेल देख रही होंगी उनको पता होगा कि वो एक पबर्टी की एज के बाद उन्हें मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, पीरियड्स बोलते हैं हर महीने में। उनको क्या होता है कि 3-4 दिन तक उनको इतना सीवियर पेन होता है कि उसको क्या बताया जाए। और कुछ कुछ केसेस में तो इतनी ब्लीडिंग होती है, इतनी ब्लीडिंग होती है कि वो परहेज नहीं होता है। तो कुछ औरतें ये क्या कह देती हैं कि क्योंकि जो वर्किंग प्रोफेशनल्स की होती हैं इनफैक्ट, और या फिर जिनको कम टाइम में ज़्यादा पैसे कमाने होते हैं, वो क्या होती हैं कि गांव की औरतें क्या करती हैं, अगर 1-2 उनके बच्चे हो गए तो फिर क्या करती हैं, कहती हैं कि ठीक है, इतना दर्द कौन सहे और बार बार हॉस्पिटल कौन जाए, इससे अच्छा है कि मैं हिस्टेरेक्टोमाइज करा लेती हूँ, जिससे क्या होगा कि जिंदगी भर के लिए दर्द खत्म हो जाएगा, ठीक है। बट 54% ही ऐसे केसेस हैं, 54% ही ऐसे केसेस हैं जिसमें कि हिस्टेरिसिस कराया जा रहा है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के, एक्सेसिव ब्लीडिंग के कारण, ठीक। ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 5 की ये डेटा है। और 24% फाइब्रोइड्स को ट्रीट करने के लिए किया जा रहा है, 24% क्रिस्ट को ट्रीट करने के लिए किया जा रहा है। उसके बाद 11% यूटेराइन डिसऑर्डर और रप्चर के लिए, रप्चर यानी कि कोई इन्फेक्शन हो जाता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, तो उसके लिए किया जाता है। बट सरकार ने कहा यह है कि जब हमारे पास इतना अच्छा हेल्थ सिस्टम है, तो हम ये जो 54%, 24% और 11%, मान लीजिए कि इसको अगर हम हटा दें, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग तो ये तो नेचुरल है, इसको अगर हम हटा दें तो इन केसेस में ये फाइब्रोइड्स है, क्रिस्ट है और ये यूटेराइन डिसऑर्डर है, रप्चर है, तो क्या हमारा हेल्थ सिस्टम इतना बेकार हो गया है कि हम इसे ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं? और सरकार ने कहा है कि हम प्रधानमंत्री जन सुरक्षा योजना जो है, भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये किसके लिए है? ये इसी के लिए तो है कि आप 5 लाख तक का क्या करा लीजिए, 5 लाख तक का जो इलाज है वो फ्री में करा लीजिए। तो आप इसे क्यों नहीं करा रहे हैं, राइट? आप इसे क्यों नहीं करा पा रहे हैं? ये किसने पूछा था? द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री अर्ज स्टेट, हाँ, ठीक है। तो ये कहने वाली बात है। और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो स्टेट गवर्नमेंट है, उनको ये निर्देशित किया है कि आप ये पता लगाइए, यूनियन गवर्नमेंट ने ये स्टेट गवर्नमेंट को बोला है कि आप ये पता लगाइए कि आप इसमें क्या कर रहे हैं, ठीक है। आप इस बीमारी को या फिर जो ये अननेसेसरी हिस्टेरेक्टोमीज है उसको कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये बात है। एनीवेज, और बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है जिसमें ये लगातार होते जा रहा है और सरकार का कोई कंट्रोल, उसके पास कोई डेटा वगैरह नहीं है। तो सरकार, यूनियन मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि एक आप स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे कमेटी बनाइए जो क्या करे कि एडवाइस भी करें, अवेयर भी करें। हमारे यहाँ क्या है कि अभी डॉक्टर के यहाँ अगर हम आई एम अनेबल टू प्रोनाउंस इट अगेन, हिस्टेरोटोमाइज अगर हम कराने जा रहे हैं तो वो डॉक्टर एटलीस्ट हमें अवेयर करे, डायरेक्ट ना कर दे, क्योंकि डायरेक्ट करने से उन्हें भी कहीं ना कहीं फायदा होता है, राइट। उन्हें भी कहीं ना कहीं वो सरकार की कोई योजना होती है जिससे उनको फायदा मिलता है, और ये पता नहीं होता है पेशेंट को। पेशेंट तो अपना करा लिया अपने दर्द, वो पेशेंट को सिर्फ ये दिखता है कि मुझे अपना दर्द कम हो, वो कैसे भी करके, वो ये नहीं सोचेगा कि इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं,
इसके पीछे किसका फायदा हो रहा है, क्या इसके पीछे कोई सरगना बैठा है, व्हाटएवर, वो नहीं सोचता है। हम नहीं सोचेंगे, अगर हम पेन में रहेंगे तो इतना कौन दिमाग लगाएगा, राइट। तो सरकार ने कहा है कि आप इस पे एक कमेटी, सरकार को कमेटी बनानी चाहिए, कमेटी बना के, और इसको अवेयर डॉक्टर्स जो होंगे, वो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स की भी जिम्मेदारी बनती है कि डॉक्टर लोग अवेयर करें जो पेशेंट आ रहा है, राइट। अगर वो बीमारी ट्रीटेबल है तो उसे ट्रीट कर दीजिए, राइट, प्रधानमंत्री जन आरोग्य के द्वारा, ठीक है, जन आरोग्य मिशन के द्वारा आप ट्रीट कर दीजिए उसे डायरेक्ट ऐसे हिस्टेरेक्टोमाइज थोड़ी कर देंगे, राइट। इसको बोलते हैं हिंदी में गर्भाशय, ठीक है। एनीवे, तो ये बात है, और ये फीमेल के रिलेटेड से काफी बहुत ज्यादा है। और परसों की वीडियो में मैंने ये बताया था कि एक सर्वे आया है, क्राई फाउंडेशन, एक क्राई फाउंडेशन है, एनजीओ है, उसमें ये बताया गया है कि जो 12% यंग गर्ल्स हैं वो आज भी ऐसा फील करती हैं कि जो मेंस्ट्रुएशन है वो एक पाप है, राइट। 12% वो डेटा निकाला था, राइट। तो ये सोचने वाली बात हो जाती है। खैर, आपको इस पे ध्यान रखना चाहिए, जो भी आपके अगल बगल ऐसा कुछ कराने की सोच रहा है, अगर आप फीमेल हो तो आप जानेंगे, मेल हो तो वैसा नहीं जान पाते हैं, क्योंकि वो गर्ल्स टॉक, एनीवेज। तो आप उसे अवेयर करिए कि इसके पीछे क्या है। अगर आपको कोई बीमारी है तो आप डॉक्टर से मिलिए, खास करके वो गरीब हैं तो, क्योंकि उनके अमीरों के तो उनके पर्सनल डॉक्टर होते हैं, उनके एक होम डॉक्टर टाइप होते हैं ना, कि घर के ये डॉक्टर हैं, हाँ ये फैमिली डॉक्टर है, राइट। तो वो तो उनको एडवाइस दे देंगे, बट जिनके पास कोई नहीं है उनको आप एडवाइस कर सकते हैं। खैर, बहुत बोल लिया, एनीवेज चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है, हमारे देश ने झंडा गाड़ दिया है एक तरह से, किस फील्ड में, नेविगेशन सैटेलाइट में। यानी कि जो अब हम मैपिंग, अपने फोन में मैप देखते हैं, राइट, वो उस फोन का जो सैटेलाइट है, जो मैप नेविगेशन का सैटेलाइट है, उसमें एक और सैटेलाइट जुड़ गया है, और इसको भेजा है इसरो की जीएसएलवी सैटेलाइट ने। इसरो का जो रॉकेट है जीएसएलवी, वो लेके गया है एक नेविगेशन सैटेलाइट को, NVS-10 को, राइट, NVS-10 को, श्रीहरिकोटा से सतीश धवन रिसर्च सेंटर की तरह से। और पहली बार ऐसा हुआ है कि इसमें, ज्यादा याद रखने की बात नहीं है, पहली बार ऐसा हुआ है कि इसका नाम NVS-10 है, और पहली बार ऐसा हुआ है कि एक रॉकेट में, जीएसएलवी रॉकेट में, ये क्रायोजेनिक फ्यूल था। आप अगर रॉकेटरी मूवी देखे होंगे, ये कौन सा एक्टर है, उस एक्टर आर माधवन, अगर आप आर माधवन की मूवी देखे होंगे रॉकेटरी, तो आप ये समझ जाएंगे कि एक्चुअल में क्रायोजेनिक क्या होता है। ये क्रायोजेनिक फ्यूल होता है, राइट। ये एक फ्यूल होता है जिससे क्या होता है कि रॉकेट उड़ता है, रॉकेट को एक एनर्जी मिलती है और वो आसमान में जाता है, ठीक है। तो ये पहला रॉकेट है, ये क्रायोजेनिक फ्यूल पे गया है। इस रॉकेट का नाम, सैटेलाइट का नाम है NVS-10, ठीक है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि इस रॉकेट में इंडिजिनस एटॉमिक क्लॉक लगाई गई है, राइट, इंडोजिनस एटॉमिक क्लॉक लगाई गई है। ये पहले ऐसी रॉकेट है इंडिया की, ठीक है। एनीवेज, खैर चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है, और बहुत ही अच्छी खबर है कि नॉर्थ ईस्ट गेट्स इट्स फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस नॉर्थ ईस्ट में पहली बार खुली है। कहां से? गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी, असम, और ये वेस्ट बंगाल। इसका जो इनॉग्रेशन था नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअली किया, साथ में यहाँ पे सर्बानंद सोनोवाल भी थे, मिनिस्टर थे यहाँ पे, और यहाँ के हेमंत बिश्व शर्मा जो आसाम के सीएम हैं वो भी यहाँ पे प्रेजेंट थे। और इसमें ये कहा गया है कि आने वाले दिनों में हम जो नॉर्थ ईस्ट की राजधानियां हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की जितनी भी राजधानियां हैं, हम उनको क्या करेंगे, ट्रेन से कनेक्टिविटी दे देंगे। प्रधानमंत्री ने अपने इस कार्यकाल की बहुत सारी अपनी उपलब्धियां गिनाई, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जो नॉर्थ ईस्ट के लिए रेलवे के लिए पहले बजट आता था वो आता था 2500 करोड़ ओनली, बट हम अब बजट कितना दे रहे हैं, 10,000 करोड़, यानी कि 4 फोल्ड हम क्या दे रहे हैं, बजट दे रहे हैं। किसके लिए? डेवलपमेंट ऑफ द रेलवे इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, राइट। खैर, ये याद रखने वाली बात है। एनीवे, चलते हैं अगली खबर पे।
अगली खबर है काफ़ी एक तरह से इंडिया के लिए, और इंडिया इसमें काफ़ी पीछे नहीं है, इंडिया बहुत ही आगे है किसमें, ट्रेनिंग में। इंडिया बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग देता है अपने सोल्जर्स को, अपने ऑफिसर्स को, जो भी पर्सनल, जिस भी फोर्स में पर्सनल है उनको। तो एक और कड़ी गुजर गई है कि यूएन पीस मेकिंग मिशन इंडिया टू ट्रेन वुमेन फ्रॉम आसियान, यानी कि आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन की जो भी वुमेन है, इन ग्रुप्स के जो कंट्रीज के जो भी वुमेन है, उनको क्या करेगा कि इंडिया ट्रेन करेगा। इंडिया ट्रेन करेगा किसके लिए, यूएन पीस कीपिंग मिशन के लिए। ठीक, यूएन पीस कीपिंग की अगर हम बात करें तो ये क्या है कि एक तरह से ये फोर्स है, ग्रुप ऑफ फोर्स है जो यूएन के द्वारा चलाई जाती है, जिसमें कई सारी कंट्रीज अपने क्या भेजते हैं, जवान भेजते हैं, ठीक, ऑफिसर भेजते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहाँ पे वो पीस कीपिंग करना चाहता है, शांति बनाए रखना चाहता है। जैसे कि अभी हम बात करें सूडान और साउथ सूडान में जो क्लैशेस हुए थे, साउथ सूडान में जो क्लैशेस चल रहे थे आई थिंक फरवरी जनवरी के टाइम पे, तो यहाँ से इंडिया ने पीस कीपिंग फोर्सेस भेजी थी, राइट, इंडिया ने पीस कीपिंग फोर्सेस भेजी थी। और हमारा पीस कीपिंग फोर्सेस कॉन्गो में भी चलता है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में भी चलता है, राइट। तो एक तरह से ये अपनी सैनिक भेजना, यूएन को कंट्रीब्यूट करना पीस कीपिंग में, ये क्या कहलाता है, यूएन की पीस कीपिंग मिशन है, ये यूएन के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, तो अब इंडिया जो वुमेन होंगी इनको ट्रेन करेगा, और ये ट्रेन की गई वुमेन कहाँ जाएंगी, यूएन पीस कीपिंग में जाएंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू फाइंड इट यूजफुल। बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है और मैं कोशिश करता हूँ कि आप ऐसे ही बने रहें और सब्सक्राइब करें, जितना हो सके शेयर करें, और अगर कोई कमी लग रही है तो आप प्लीज़ बेफिक्र होके आप कमेंट करिए, इसे सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।